हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं थिंद आई हॉस्पिटल एंड NABH एक्रेडिटेड कॉम्प्रिहेंसिव सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल, जो कि 701 मॉल रोड, आबादपुरा, मॉडल टाउन, जालंधर में है। हमारी टीम ने डॉक्टर JS थिंद, जो कि हॉस्पिटल के फाउंडर, चेयरमैन कम मेडिकल डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत की, जिन्होंने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि यहाँ पर आँखों की हर बीमारी का इलाज किया जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मशीनरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोगों को ये आँखों की रोशनी प्रदान कर चुके हैं। आइए चलते हैं थिंद आई हॉस्पिटल, जालंधर। दोस्तों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर JS थिंद, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अपनी आंखों के हर बीमारी के लिए और आंखों को एक नई जिंदगी देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारी स्पेशल शो। Thank you very much. Thanks for coming to us. And so as far as this situation is concerned, COVID-19 का एपिडेमिक है और ये हॉस्पिटल जो पहले से ही सैनिटाइजेशन और इन चीज़ों के लिए माना हुआ हॉस्पिटल है, और इन दिनों में भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नो डाउट कि कोविड है और कोविड के इस एपिडेमिक में आप लोग फिर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फेज है जिसमें आंखों का भी हमें ध्यान रखना है और कोविड का भी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड तो एक पेंडेमिक है, महामारी है, जिसमें के सभी लोगों को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर उसके लिए जो बेसिक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं और आमतौर पर सारे विशेषज्ञ भी कहते हैं कि आपको मास्क लगाना है। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बिना मास्क के आप रहेंगे तो कभी भी ये बीमारी आपको हो सकती है। सो मास्क लगाइए, उससे मुंह और नाक दोनों ढकिए, बाहर इसके बिना मत निकलिए और दूरी बना के रखिए लोगों से। कहीं आना जाना कम से कम रखिए, भीड़ में मत जाइए, जहाँ पे लोग मास्क के बिना हो उनके पास मत जाइए। दूसरी चीज आ जाती है सैनिटाइजेशन। अगर आप सैनिटाइज करते हैं तब उससे और बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज जो, जैसे हमारे यहाँ पे सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, उनके डबल डोज, दूसरी डोज भी लग चुकी है। सो हमें होने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है जितनी के आम मरीज को है, और हमसे भी किसी को हो सकती है, जबकि हमें भी कोरोना हो सकता है, पर उसकी जो सीवियरिटी है वो कम होगी। इसलिए गुजारिश है कि जहां भी अगर वैक्सीन मिल रहा हो तो वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, और वो लोग जो वल्नरेबल हैं, जो उस एज ग्रुप में हैं जिसमें क्या हो रहा है, जरूर लगवाइए। मैंने देखा कि यहाँ पे सरकार ने सुविधा दी थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जो आयुष्मान भारत एम्पावरमेंट हॉस्पिटल थे, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा था। तो हम अपने जानने वालों को भी फोन करते थे, पर लोग हेसिटेंट थे कि नहीं जी, पता नहीं क्या होगा, इससे सुरक्षा तो है ही। और वो लोग जो तब ये कहते थे कि इससे क्या होगा या नहीं लगवाना, आज वो वैक्सीन की डिमांड कर रहे हो। जब वैक्सीन की कमी हुई तो वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल से अब वापस ले लिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब नहीं हो रहा है। सो जहाँ भी आपको सुविधा मिले वहाँ पे जाके वैक्सीनेशन जरूर करवाइए और योगदान डालिए इस पैंडेमिक को, महामारी को कम करने में और देश से भगाने में। इससे जो मैं दोबारा फिर दोहराना चाहूँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो क्या है, मास्क लगाना जिससे कि आपका मुंह और हाथ दोनों कवर हो, भीड़ में मत जाइए, वैक्सीनेशन करवाइए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। जहाँ जरूरत हो वहीं जाइए, जहाँ जरूरी ना हो वहाँ पर मत जाइए। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको मानिए, ताकि ये महामारी उनसे दूर जा सके। अगर हम बात करें थिंद हॉस्पिटल की, जो केवल जलंधर में नहीं बल्कि होशियारपुर में भी अपनी सेवाएं जो है दे रहा है, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? चिट्टा मोतिया जो है, कितनी केस के बाद बंदे को सोचना चाहिए कि हम लोग इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सफेद मोतिया कभी भी किसी के भी हो सकता है, जन्मजात बच्चे के भी हो सकता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तब भी हो सकता है, कभी चोट लग जाए आंख में तब भी हो सकता है, या कभी आंखों की बीमारियां हों जिसमें के अगर किसी को डायबिटीज है तो उसमें भी हो सकता है, या किसी को सोजिश हो या काला मोतिया तो उसमें भी ज्यादा होने की संभावना रहती है। पर अक्सर ये मोतिया बड़ी उम्र में, जैसे कि करीब 55 से के बाद होता है अपने यहाँ पर इंडिया में,
आमतौर पर सारी दुनिया का देखा जाए तो करीब 65-70 साल की उम्र में दाखिल होता है और ये सभी को आता है और सभी को रोज ऑपरेशन भी नहीं पड़ती पर मोतिया सभी को होता है। और जब भी आपके मोतिया की वजह से निगाह कम हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो या आपको रोजमर्रा के काम में मुश्किल आ रही हो, जैसे कि ड्राइवर अगर रात को ड्राइव करता है और उसको परेशानी होती है तो उसको ऑपरेशन इसका करवा लेना चाहिए और उसके अच्छी निगाह का आनंद उठाना चाहिए। सर मेरिजेबल एज में जैसे आंखों में पहले ऐनक लगी होती है, छोटे होते हैं क्योंकि आजकल जैसे हम लोग ज़्यादा टीवीज मोबाइल्स के ऊपर आए हुए हैं और ड्राइनेस की वजह से और प्रॉब्लम की वजह से बहुत जल्दी एनक्स हमारे लग जाती हैं। मतलब अगर एनक उतारने वाला जो सिस्टम है, किस एज में हम लोग इसके लिए प्रेफरेंस कर सकते हैं? देखिए, चश्मा एक बहुत ही कॉमन चीज है आज की डेट में। अक्सर लोगों के चश्मा लगा होता है और अक्सर जरूरत भी लोगों को होती है पर वो चेकअप नहीं करवाते, लगवाते नहीं। सो बच्चों की भी आंखों का चेकअप जब वो करीब स्कूल जाता है, जैसे 2.5, 3, 4 साल में जब जाता है तो उसका आंखों का चेकअप जरूर होना चाहिए। जब भी कभी आपको लगे कि आंख बच्चा सीधी नहीं रखा है या टेढ़ी कर रहा है या टीर लिमो करने अगर वो चेंज हो रही है तो आंख की चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि जब चश्मा का नंबर लग के ही आंख सीधी हो जाती है। वो बच्चा जिसको दूध का कम दिखाई देता है अगर चश्मा लगा दे तो वो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा देखेगा और उसके अच्छी तरह से चलेगा। चश्मा कोई बुरी बात नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं भाई चश्मा लग गया जी, इधर की होगी जी, कुछ नहीं। चश्मा अगर जरूरत है जरूर लगवाइए और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका चश्मे का नंबर बदलता रहेगा। हर साल आंखों का चेकअप जरूर होना चाहिए। प्लस में नंबर हो तो कम होता चला जाता है, माइनस में नंबर तो बढ़ता है। 18 साल की एज पे जाके नंबर स्टेबल हो जाता है अक्सर। और उसके बाद अगर वो चश्मा ना लगाना चाहें तो किसी भी लेजर विधि से चश्मे का परमानेंट इलाज हो सकता है और चश्मा उतर सकता है। उसके लिए जो कंडीशन होती है उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और पिछले 6 महीने से साल में चश्मे का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए या एप्रिशिएबल चेंज ना हो, नंबर या कहें नंबर स्टेबल होना चाहिए और आंख में और कोई बीमारी ना हो। जैसे बड़ी एज वाले जो चश्मे लगते हैं, जैसे 40 के बाद वाले चश्मे लगते हैं, क्या उसमें भी हम लोग उन चश्मों को भी उतार सकते हैं इन लेजर विधियों के साथ? जी, उसका भी हो जाता है जी, पर कई बार लेजर से, कई बार किस तरीके से करेंगे वो देखना पड़ता है। लेजर से दूर का चश्मा तो उतर ही जाता है, नजदीक का भी बेहतर हो सकता है या उतर भी सकता है, या कौन सी विधि से किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है किस एज में उम्र में आदमी आया है और उसकी आंख की कंडीशन क्या है। और कोई भी चाहे तो बिना चश्मे के दूर और नजदीक का आनंद ले सकता है। मतलब हम ये सोचे कि जो सिंध हॉस्पिटल है उसमें हर प्रकार की, जब एक बार बंदा छत के नीचे आ गया तो आंखों के रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है वो इस हॉस्पिटल में मिलेंगे। सिंध आई हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स जो आंख के होते हैं उनकी ऑपरेशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अगर एंटीरियर सेगमेंट को कहें तो उसमें कैटरैक्ट, फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट, किसी भी तरह का चश्मा हो तो उसको उतारा जा सकता है। कई लोगों के पुतली में खराबी हुई जिसको कहते हैं केराटोकोनस, उसका भी इलाज उपलब्ध है। बच्चों की आंखों की बीमारियों के लिए अलग से डॉक्टर है जिसको कहते हैं पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। स्क्विंट की बीमारी के लिए अलग से डॉक्टर है जो कि स्क्विंट स्पेशलिस्ट है। कॉर्निया की बीमारियों के लिए अलग से डिपार्टमेंट है। काला मोतिया के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ऑर्बिट और ऑक्लोप्लास्टी मतलब आंखों की प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट है ताकि अगर कोई बीमारी हो तो उसको ठीक किया जा सके। जैसे कई बार पलक गिर जाना या बाल अंदर को मर जाना तो उसके लिए भी इलाज की सुविधा है। और अक्सर लोगों के शुगर की वजह से या किसी भी वजह से आंख के पर्दे की बीमारी होती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ विट्रोरेटिनल डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारे यहाँ आई बैंक भी है जिससे कि दान की हुई आंखें आती हैं। किसी को अगर पुतली के ऑपरेशन की जरूरत हो तो उसके लिए ऑपरेशन किया जा सकता है और उसकी रोशनी को ठीक किया जा सकता है। आदमी जिसको दिखाई नहीं देता वो भी ठीक हो सकता है। ऐसा अगर आंख में दान करने वाली बात है तो किस एज में और कैसे आंख दान कर सकता है? क्या वो अगर सिंध हॉस्पिटल से कंटेक्ट करता है तो वो आंखों के दान के लिए जा सकता है? आपके मतलब यहाँ जैसे सारे सेल बने हुए हैं और पिछले लंबे समय से सेवाएं हो रही हैं लोगों को नई जिंदगी देने के लिए। यहाँ आंख दान करने के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं, किसी भी उम्र में आंख दान की जा सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो,
चाहे बुजुर्ग हो। अक्सर लोग कहते हैं कि असी चिट्टे मोते का ऑपरेशन कराया है कि असी ऑपरेशन दान कर सकते हैं। यस, कोई भी दान कर सकता है। हाँ, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि हम दान की हुई आँख को आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आई बैंक वाले देख लेंगे और ये देख लिया जाता है। वरना वो जो दान की हुई आँख है ट्रेनिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और पहले तो ये होता था कि एक आदमी 2 लोगों को आँख की रोशनी दे सकता है, पर अब तो एक आदमी करीब 6 लोगों को आँख की रोशनी दे सकता है। मतलब वो आँख जो आपके काम की नहीं मृत्यु के बाद जो कि शमशान में जाके जलनी थी, वो 6 लोगों को निगाह दे सकती है, छुए लेवल से देख सकते हैं। तो क्यों ना इसको दान किया जाए। उसके अलावा अक्सर लोग प्लेज यंग एज में या जिंदा उम्र में आप प्लेज कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी मौत के बाद मेरी आँख ली जाए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके लिए हम एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि मरीज के पास रहता है और उस पर आई बैंक हमारा यहाँ का नंबर भी रहता रहता है। मृत्यु के बाद कोई भी हमें कॉन्टैक्ट करता है तो हम जाके आँख उनकी ले आते हैं और उसको आगे प्रत्यारोपण कर देते हैं या ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ताकि मरीज जिसको जरूरत है उसको लग जाए और उसको दिखाई दे। डॉक्टर साहब, आज जो कोरोना का एपिडेमिक है इसमें बहुत ज्यादा हो रही है, क्या वो लोग भी इस सेवा में अपना हिस्सा पा सकते हैं? यही जो कोई महामारी या कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी हो जिसकी वजह से मौत होती है तो उसमें आँख दान नहीं ली जाती है। डॉक्टर साहब, और क्या क्या फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में है? जैसे स्माइल जो है, कहते हैं कि यहाँ पर जो आता है ऑपरेशन भी कराता है और उसमें कोई चीरे वगैरह और वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, और वो स्माइलिंग जो है सर्जरी यहाँ होती है, उसके बारे में काफी मशहूर है सिंध हॉस्पिटल, उसके बारे में मानता है। देखिए, चश्मा उतारने की लेजर की कई विधियां हैं, जिसमें कि पहले जो चलती थी दैट वाज PRK, सरफेस एब्लेशन। उसके बाद लेसिक आ गई, फिर लेसिक में एडवांसमेंट होती चली गई तो वेव गाइडेड लेसिक या करिए कस्टमाइज लेसिक आ गई। उसके बाद ब्लेड फ्री लेसिक आ गई, जिसमें फ्लैप तो बनता था पर लेसिक थी, फ्लैप बनता था और एब्लेशन करते थे। मतलब 2 लेजर यूज होती थी, जिससे कि और भी अच्छी क्वालिटी हो गई। पर उसकी अपनी कमियां थी, क्योंकि फ्लैप था, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती थी, जिसमें तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये कहना चाहिए मुश्किल वाली चीज़ थी ड्राइनेस। वो बहुत ही कॉमन थी। तो उनको कहते हैं कि नई कोई चीज़ आती है तो पुरानी कमियों को दूर करने के लिए, जिसके लिए इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए जो नई विधि है जिसको हम कहते हैं स्माइल या रिलैक्स स्माइल, दैट इज स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन। तो उसमें हम एक ही लेजर से काम करते हैं और उसी से एक लेंटिकल क्रिएट करते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, और चीरा बहुत ही छोटा लगता है, सब 2 मिलीमीटर का, और उसमें अंदर से आदमी सारे काम कर सकता है। और कोई परहेज जितने होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए कहते हैं आपके अंदर पानी ना जाए, उसके बाद जो चाहे कीजिए। और जो ड्राइनेस के पहले लेसिक में चांसेस होते थे वो इसमें बहुत ही कम हो जाते हैं। और पर ये अभी तक जो हो रहा है वो सिर्फ मायोपिया या मायोपिक एस्टिग्मेटिस में हो रहा है। अभी हाइपरमेट्रोपिया जिस प्लस का नंबर होता है उसमें अभी इसको हम नहीं कर रहे हैं, पर अभी कुछ दिनों में उसमें भी ऑलमोस्ट हर डिजीज में ये आंखों की जो चश्मा उतारने की विधि जो होती है या चश्मा उतारने के लिए हर तरह के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने लग जाएगा। उससे लोगों को ये फायदा होगा कि अभी तक जब प्लस में नंबर में नहीं करते तो उसमें भी होगा, कॉम्बिनेशन का नंबर प्लस और माइनस होता तो उसमें भी हो जाए, मे बी अनदर 6 मंथ्स। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि लेजर में चश्मा उतारने के लिए हमने चिट्टे मुद्दे लेजर ना करना। हाँ जी, पहले नहीं, पर पिछले 6 साल से हम लेजर विधि चश्मे सफेद मोतिये का ऑपरेशन करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कहते हैं फ्लैट या फेमटोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, जिससे कि लेजर विधि से सफेद मोतिये का भी ऑपरेशन हो सकता है और अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। ऐसा लोगों की जैसे पुरुषर मूंग है, राजस्थान के लोग अप्रोच कर रहे हैं, हरियाणा के लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम ये सोचे कि थिंद हॉस्पिटल कोई ना कोई नए सेंटर जो है वो उन लोगों के लिए भी जो बहुत दूर हैं, जैसे हम लोग गंगानगर वाला एरिया बात करें, और अगर हम बात करें राजस्थान के एरिया की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो वो लोग सोच सकते हैं कि कभी न कभी उनकी भी किस्मत ये खुल जाएगी और थिंद हॉस्पिटल वहां पर भी अपने सेंटर्स दे दे। देखिए, हर चीज पॉसिबल नहीं होती। हम इतने बड़े कॉर्पोरेट या उस तरह की वो नहीं है। हाँ, थिंद आई हॉस्पिटल की अभी 4 ब्रांचेस हैं। एक तो बेस हॉस्पिटल,
दूसरी जो खुली थी वो शाहपुर में, तीसरी पठानकोट में और चौथी फगवाड़ा में। इसके बाद अभी कब कहाँ खुलेगी अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए काफी विचार करना पड़ता है, ताकि जो सुविधाएं हम जालंधर में दे रहे हैं क्या उसी स्तर की सुविधाएं हम वहाँ पे उन सेंटर्स में दे सकते हैं, क्या उसी तरह की उसी स्टैंडर्ड की सर्जरी वहाँ पे हम दे सकते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ता है। सो अभी तो फिलहाल अभी इन्हीं सेंटर्स में 4 सेंटर्स में हम काम कर रहे हैं। हाँ, फ्यूचर के बारे में अभी विचार करेंगे। जैसे कि वो हॉस्पिटल भी 24 घंटे जैसे यहाँ पर सेवाएं हो रही हैं, मतलब सारा दिन जो है थिंद हॉस्पिटल सेवाओं में लगा रहता है, तो क्या ये जो 4 सेंटर है उनमें भी ऐसी फैसिलिटीज हैं और ऐसी सेवाएं वहां भी दी जा रही हैं? लगभग सारी सुविधाएं हमारे 4 सेंटर्स में अवेलेबल है। टाइमिंग सारे सेंटर का सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। सभी जगह पे फुल टाइम एम्प्लॉय है, डॉक्टर है, और सारी की सारी सुविधाएं जिस तरह से हम यहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे भी देने की पूरी कोशिश है। और सारे सेंटर्स हमारे एक जगह कनेक्टेड हैं, ताकि कोई भी मरीज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है तो दोबारा फाइल उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी फाइल पे देख लिया जाता है और वही सारा रिकॉर्ड जो वहाँ पे है वो सेंट्रल सर्वर पे होता है, वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी सुविधा ये भी है कि हमारी सारी मशीनें भी इंटरकनेक्टेड हैं, ताकि एक मशीन का डाटा दूसरी मशीन में दूसरे सेंटर पे भी देखा जा सकता है। सो वो सुविधा अगर वहाँ का डॉक्टर कोई सलाह यहाँ के डॉक्टर से लेना चाहता है तो वहीं पे बैठा हुआ ले सकता है। मरीज को उस सेंटर में यहाँ के सेंटर की भी सुविधा मिल सकती है। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद है इस कोरोना के एपिडेमिक में आपने समय दिया, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज्यादा सवाल हैं और उनका आपने बहुत बड़े तरीके से हमारे दर्शकों को अवेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।